दोस्तों नमस्कार। प्रकाश सर हिंदी यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। साथियों, चैनल से जुड़े ये हमारा दूसरा वीडियो हिंदी भाषा विज्ञान से संबंधित है। 27% पिछले वीडियो में हमने पढ़े थे। इस दूसरे वीडियो में हम प्रश्न संख्या 28 से शुरुआत करते हैं। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र है, इसका सही आंसर है अयोध्या या अवध। अवधी भाषा का मुख्य केंद्र अयोध्या या अवध है। इसी क्षेत्र विशेष के आधार पर इसका नामकरण हुआ है। अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी अर्धमागधी अपभ्रंश की पूर्वी हिंदी राजभाषा की बोली है। अर्धमागधी अपभ्रंश है, उसकी एक उपभाषा है पूर्वी हिंदी और उसकी 3 बोलियां हैं अवधी बघेली छत्तीसगढ़ी। अवधी का नामकरण अयोध्या या अवध से हुआ है। 29वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि को खालिस्तान भी कहा जाता है। देवनागरी लिपि को और क्या कहा जाता है? इसका सही आंसर है सी, लोकनागरी लिपि। देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहते हैं। देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहा जाता है। देवनागरी को प्राय नागरी भी कहते हैं, नागर भी कहते हैं, देवनागरी भी कहा जाता है। नागरी लिपि को लोकनागरी नाम देने का श्रेय आचार्य विनोबा भावे को है। तो साथियों, देवनागरी लिपि को लोकनागरी लिपि भी कहते हैं। इसको नागरी, नागर और देवनागरी भी कहते हैं। देवनागरी को लोकनागरी नाम आचार्य विनोबा भावे ने दिया था। ब्राह्मी की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि तथा 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई। इस कुटिल लिपि से 9वीं सदी के लगभग नागरी के प्राचीन रूप का विकास हुआ। देवनागरी लिपि का सर्वप्रथम प्रयोग गुजरात के राजा जय भट्ट 7वीं-8वीं सदी के एक शिलालेख में हुआ है। तो देवनागरी लिपि किससे विकसित हुई? ब्राह्मी लिपि की उत्तरी शैली से 4वीं-5वीं सदी में गुप्त लिपि विकसित हुई और गुप्त लिपि से 6वीं सदी में कुटिल लिपि विकसित हुई और कुटिल लिपि से 9वीं सदी में एक लिपि विकसित हुई जिसका जो प्राचीन नाम रूप है उसको ही देवनागरी लिपि कहते हैं। और देवनागरी लिपि का सबसे पहले प्रयोग हमें गुजरात राज्य में 7वीं-8वीं शताब्दी में राजा जय भट्ट के द्वारा स्थापित किए गए शिलालेखों में देवनागरी लिपि का प्रयोग देखने को मिलता है। 30वां प्रश्न है, वी भाषा का क्षेत्र खालिस्तान से अधिक विस्तृत होता है। इसका सही आंसर है सी, बोली। वी भाषा का क्षेत्र बोली से अधिक विस्तृत होता है, बड़ा होता है। वी भाषा का क्षेत्र भाषा से कम व्यापक एवं बोली से अधिक विस्तृत होता है। एक प्रदेश में अथवा प्रदेश के भाग में सामान्य बोलचाल साहित्य आदि के लिए पृथक प्रयुक्त होने वाली भाषा को वी भाषा कहते हैं। इसे क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। वी भाषा का जो क्षेत्र होता है वो भाषा से तो कम होता है लेकिन बोली से अधिक विस्तृत होता है। एक प्रदेश में अब प्रदेश के किसी भाग में जो बोलचाल या साहित्य के लिए भाषा प्रयोग में ली जाती है उसको वी भाषा कहते हैं और वी भाषा को ही क्षेत्रीय भाषा भी कहते हैं। 31वां प्रश्न है, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किसने शुरू किया? तो इसका सही आंसर है वैदिक आर्यों ने। ब्राह्मी लिपि की उत्पत्ति के संदर्भ में विद्वानों में मतभेद है। जगत मोहन वर्मा वैदिक चित्रलिपि से ब्राह्मी को व्युत्पन्न मानते हैं, अतः दिए गए विकल्पों में विकल्प सी वैदिक आर्यों से संगत उत्तर है। तो ब्राह्मी लिपि का प्रयोग सबसे पहले वैदिक आर्यों ने किया था। बत्तीसवां प्रश्न है, देवनागरी लिपि की विशेषता है। सही आंसर है ए, वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। यानी देवनागरी लिपि की यदि विशेषता पूछी जाए तो इसकी पद्धति कैसी है? देवनागरी लिपि की पद्धति है वैज्ञानिक। देवनागरी लिपि की विशेषता यह है कि इसके वर्णमाला ध्वनि वैज्ञानिक पद्धति के बिल्कुल अनुरूप है। देवनागरी लिपि में स्वर और व्यंजनों को क्रमबद्ध रूप में लिखा गया है। पहले स्वर आते हैं, इसके पश्चात व्यंजन आते हैं, अंत में संयुक्त व्यंजन क्षय त्रय ज्ञ और श्रय आते हैं। तो देवनागरी लिपि
वैज्ञानिक पद्धति के अनुरूप है। इसमें पहले स्वर आते हैं, फिर व्यंजन आते हैं और अंत में संयुक्त व्यंजन आते हैं। 33वां प्रश्न है, भोजपुरी का मुख्य केंद्र है। भोजपुरी का मुख्य केंद्र है, इसका सही उत्तर है भोजपुर। भोजपुरी का मुख्य केंद्र भोजपुर है। ये बिहार का एक छोटा इलाका है जिसके आधार पर इसका नामकरण हुआ है। भोजपुरी, मगही, मैथिली, मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी उपभाषा की प्रमुख बोलियां हैं। भोजपुरी मुख्य रूप से भोजपुर, शाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया तथा बनारस में बोली जाती है। भोजपुरी भोजपुर बिहार में बोली जाती है। मागधी अपभ्रंश की उपभाषा बिहारी की 3 बोलियां भोजपुरी, मगही, मैथिली, जिसका क्षेत्र है भोजपुर, शाहाबाद, गोरखपुर, देवरिया, गाजीपुर, बलिया और बनारस। 34वां प्रश्न है, भारत की ज़्यादातर लिपियां किस लिपि से निकली हैं? सही आंसर है ब्राह्मी लिपि से। भारत की ज़्यादातर लिपियों का विकास ब्राह्मी लिपि से हुआ है। प्राचीन भारत में दाएं से बाएं लिखी जाने वाली खरोष्टी लिपि तथा बाएं से दाएं लिखी जाने वाली ब्राह्मी लिपि का प्रचलन था, जिसमें से खरोष्टी लिपि का क्षेत्र अत्यंत सीमित था, यानी कम था। पंजाब या कश्मीर में ही प्रयोग किया जाता था। तो भारत में जो अधिकतर लिपियां हैं वो ब्राह्मी लिपि से उत्पन्न हैं। भारत में पहले 2 प्रकार की लिपियों का प्रयोग होता था। एक थी खरोष्टी का प्रयोग दाएं से बाएं। एक थी लिपि दूसरी ब्राह्मी का प्रयोग किया जाता था बाएं से दाएं। खरोष्टी का क्षेत्र बिल्कुल सीमित था, कम था पंजाब और कश्मीर में। अगला प्रश्न है 35वां, किस लिपि में प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है? सही आंसर है देवनागरी। देवनागरी लिपि की मुख्य विशेषता है कि यह एक वैज्ञानिक लिपि है। इसमें प्रत्येक ध्वनि के लिए एक चिन्ह निर्धारित है। नागरी लिपि वर्णात्मक है। इसके वर्णों का लेखन तथा उच्चारण समान है, कोई लेखन उच्चारण में अंतर नहीं है। 36वां प्रश्न है, वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति खालिस्तान है? सही आंसर है लिपि। यानी वर्ण संकेतों के माध्यम से हम अपने भाव या विचार अभिव्यक्त करते हैं, उसे लिपि कहते हैं। वर्ण संकेतों की सहायता से भाव विचार की अभिव्यक्ति लिपि कहलाती है। ध्वनियों को लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है वह लिपि कहलाती है। लिपि किसे कहते हैं? हम अपने भावों को ध्वनि के माध्यम से प्रकट करते हैं और उसे लिखने के लिए जिन चिन्हों का प्रयोग किया जाता है उसे ही लिपि कहते हैं। 37वां प्रश्न है, हिंदी शब्द मूलतः खालिस्तान का है। हिंदी शब्द कौन सी भाषा का है? सही आंसर है बी, फारसी। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी शब्द मूलतः फारसी भाषा का है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से विशेषण है। हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है और हिंदी व्याकरण के अनुसार यदि देखें तो हिंदी शब्द एक विशेषण शब्द है। हिंदू शब्द फारसी है, जो संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। संस्कृत के सिंधु का ईरानी में हिंदू हो गया, जो सिंधु नदी के आसपास के प्रदेश के अर्थ में प्रयुक्त हुआ। हिंद शब्द में विशेषणार्थक प्रत्यय इक जोड़ने से हिंदिक शब्द बना, जिसका अर्थ है हिंद को। हिंद का कालांतर में क लुप्त हो जाने से शुद्ध शब्द बन गया हिंदी। तो हिंदी शब्द फारसी भाषा का शब्द है। हिंदी व्याकरण की दृष्टि से हिंदी शब्द एक विशेषण है। हिंदू शब्द फारसी है। संस्कृत शब्द सिंधु का फारसी रूपांतरण है। संस्कृत में जो सिंधु था, ईरान में वो हिंदू हो गया, जो सिंधु के आसपास के प्रदेश के लिए प्रयोग में लिया जाता था। और इसमें एक विशेषणार्थक प्रत्यय जोड़ा गया ईक, तो शब्द बन गया हिंदीक। और हिंदीक में से क लुप्त हो गया, जिससे शब्द बन गया हिंदी। 38वां प्रश्न है, खालिस्तान की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है।
इसका सही आंसर है बी, लिपि। यानी लिपि की जो भूमिका है वो मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करती है। हम बोलते हैं वो मौखिक भाषा है और उसकी आत्मा को जो शरीर प्रदान करने वाली है या भूमिका अदा करती है उसको लिपि कहते हैं। तो लिपि मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करती है। लिपि की भूमिका मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करने जैसी है। पंडित कामता प्रसाद गुरु के अनुसार लिखित भाषा में मूल ध्वनियों के लिए जो चिन्ह मान लिए गए हैं वे भी पूर्ण कहलाते हैं, वे भी वर्ण कहलाते हैं, पर जिस रूप में लिखे जाते हैं उसे लिपि कहते हैं। तो लिपि मौखिक भाषा की आत्मा को शरीर प्रदान करती है। पंडित कामता प्रसाद गुरु कहते हैं कि लिखित भाषा में जो मूल ध्वनियाँ होती हैं और उनके लिए जो चिन्ह होते हैं उन चिन्हों को वर्ण कहते हैं, लेकिन जो लिखने का रूप होता है उस लिखने के रूप को लिपि कहते हैं। अगला प्रश्न हम पढ़ेंगे 39वां। उपभाषाओं के अंतर्गत हिंदी में कितनी बोलियां आती हैं? सही आंसर है डी, 17। हिंदी क्षेत्र की समस्त बोलियों को 5 वर्गों में बांटा गया है। इन वर्गों को उपभाषा कहा जाता है। इन उपभाषाओं के अंतर्गत ही हिंदी की 17 बोलियां आती हैं, जिनका नाम है कोरवी, हरियाणवी, भोजपुरी, मगही, मैथिली, ब्रजभाषा, बुंदेली, कन्नौजी, मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती, मालवी, कुमाऊनी, गढ़वाली, अवधी, बघेली, छत्तीसगढ़ी आदि। कहीं कहीं इनकी संख्या 18 भी मानी जाती है। तो हिंदी भाषा का विकास 5 अपभ्रंशों से हुआ है। हिंदी भाषा का विकास 3 अपभ्रंशों से हुआ है और उन 3 अपभ्रंशों की 5 उपभाषाएं हैं और उन 5 उपभाषाओं की 17 या 18 बोलियां हैं, जिनके संकुल या क्लस्टर से हिंदी भाषा का विकास हुआ है। 40वां प्रश्न है, हिंदी भाषा की आदि जननी है? सही आंसर है बी, संस्कृत भाषा। हिंदी की आदि जननी संस्कृत है। संस्कृत पाली प्राकृत भाषा से होती हुई अपभ्रंश तक पहुंचती है, फिर अपभ्रंश अवहट से गुजरती हुई प्राचीन प्रारंभिक हिंदी का रूप लेती है। विशुद्धतः हिंदी भाषा के इतिहास का प्रारंभ अपभ्रंश से होता है। तो हिंदी भाषा की जननी संस्कृत भाषा है। संस्कृत भाषा से पाली विकसित हुई, फिर प्राकृत विकसित हुई, फिर अपभ्रंश विकसित हुई, फिर अपभ्रंश को अवहट भी कहा गया और प्रारंभिक हिंदी के रूप में हिंदी भाषा प्रारंभ हुई, शुरू हुई। हिंदी विश्व की कितनी भाषाओं में से एक है? सही आंसर है बी, 6000 भाषाओं में से हिंदी भाषा भी एक प्रमुख विश्व की भाषा है। दुनिया में एक अनुमान के मुताबिक 6800 के करीब भाषाएं हैं, जिनमें से हिंदी भी एक है। अतः विकल्प बी यानी 6 संगत उत्तर होगा। 6800 भाषाएं पूरे विश्व में बताते हैं अनुमान के आधार पर। 42वां प्रश्न है, देवनागरी लिपि कैसे लिखी जाती है? सही आंसर है डी, बाईं से दाईं ओर। बाईं से दाईं ओर देवनागरी लिपि लिखी जाती है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास 9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से हुआ। देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग गुजरात राज्य में मिलता है और पहला शिलालेख गुजरात नरेश जय भट्ट 7वीं 8वीं सदी के एक शिलालेख में मिलता है। देवनागरी लिपि बाईं से दाईं ओर लिखी जाती है। देवनागरी लिपि का विकास 9वीं सदी में ब्राह्मी लिपि से हुआ था। देवनागरी लिपि का पहला प्रयोग गुजरात राज्य में 7वीं 8वीं शताब्दी में एक शिलालेख के रूप में मिलता है, जो कि गुजरात नरेश जय भट्ट ने लगवाया था। भारत की संविधान सभा में 9 सितंबर 1949 ईस्वी को भारत के संविधान की 8वीं अनुसूची और अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा और देवनागरी लिपि को मान्यता प्रदान की गई। भारत की संविधान सभा में 9 सितंबर 1949 ईस्वी को 8वीं अनुसूची में अनुच्छेद 343(1) में हिंदी को राजभाषा यानी संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी को मान्यता दी गई थी। अगला प्रश्न है 43वां, कार्यालयी हिंदी की भाषा कैसी होनी चाहिए? सही आंसर है अभिधात्मक। कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। कार्यालयी हिंदी की भाषा अभिधात्मक होनी चाहिए। अभिधात्मक भाषा प्रयोग का तात्पर्य अभिधा मूलक भाषा से है, जहाँ किसी शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाए।
शब्द का अर्थ बोध कराने वाली शक्ति शब्द शक्ति कहलाती है। हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति 3 प्रकार की होती है, अभिधा, लक्षणा, व्यंजना। कार्यालयों के अंदर कैसी हिंदी भाषा प्रयोग में होनी चाहिए, ली जानी चाहिए? अभिधात्मक हिंदी भाषा प्रयोग में ली जानी चाहिए। अभिधात्मक भाषा प्रयोग का तात्पर्य क्या है कि अभिधा मूलक भाषा कार्यालय में काम में ली जानी चाहिए। और अभिधा मूलक भाषा कैसी हो, यानी कि शब्द का सामान्य अर्थ ग्रहण किया जाना चाहिए, वही अभिधा मूलक भाषा है। शब्द का अर्थ बोध कराने वाली जो शक्ति होती है, शब्द होता है और शब्द का अर्थ बोध यानी शब्द के अर्थ का ज्ञान कराने वाली जो शक्ति होती है उसको शब्द शक्ति कहते हैं। और हिंदी व्याकरण में शब्द शक्ति के 3 भेद माने गए, अभिधा, लक्षणा और व्यंजना। शब्द को सुनते अथवा पढ़ते ही श्रोता या पाठक उसकी सबसे सरल प्रचलित अर्थ को बिना अवरोध के ग्रहण करता है, वह अभिधा शब्द शक्ति कहलाती है। यदि श्रोता पाठक शब्द को सुनता है या पढ़ता है और उसका बिल्कुल शब्द का सरल अर्थ, उसका प्रचलित अर्थ बिना किसी बाधा से ग्रहण कर लेता है, तो वह शब्द शक्ति कहलाती है, अभिधा शब्द शक्ति। अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम 44वां। 44वां प्रश्न है, मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का सही कालक्रम है? सही आंसर है सी, 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का काल 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक माना जाता है, यानी 1500 वर्ष हैं। भारतीय आर्य भाषा समूह को कालक्रम की दृष्टि से निम्न 3 वर्गों में बांटा गया है। तो भारतीय आर्य भाषा समूह है, उसको 3 भागों में बांटा जाता है। पहला भाग है प्राचीन भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय है 2000 यानी 1500 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। इसके भी प्राचीन भारतीय आर्य भाषा के भी 2 भेद हैं, वैदिक संस्कृत और दूसरी है संस्कृत या लौकिक संस्कृत। वैदिक संस्कृत की समय 2000 यानी 1500 ईसा पूर्व से 800 ईसा पूर्व तक वेद रचे गए। संस्कृत या लौकिक संस्कृत का समय 800 ईसा पूर्व से 500 ईसा पूर्व तक। मध्यकालीन भारतीय आर्य भाषा का समय 500 ईसा पूर्व से 1000 ईस्वी तक। 1500 वर्षों को 3 भागों में बांटा गया है, प्रथम प्राकृत, द्वितीय प्राकृत, तृतीय प्राकृत। प्रथम प्राकृत को पाली भी कहते हैं, जिसका समय है 500 ईसा पूर्व से 1 ईस्वी तक। द्वितीय प्राकृत को प्राकृत भी कहते हैं, जिसका समय 1 ईस्वी से 500 ईस्वी तक। और तीसरी प्राकृत को अपभ्रंश भी कहते हैं, जिसका समय 500 ईस्वी से 1000 ईस्वी तक। और तीसरा भेद है आधुनिक भारतीय आर्य भाषा, जिसका समय है 1000 ईस्वी से अब तक, जो कि हिंदी भाषा का भी समय है 1000 ईस्वी से अब तक। 45वां प्रश्न है, आधुनिक नागरी लिपि को किस नाम से जाना जाता है? नागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि भी कहते हैं। नागरी लिपि को नंदी नागरी लिपि नाम से जाना जाता है। नागरी लिपि परिषद की स्थापना 1975 ईस्वी में नई दिल्ली में की गई। नंदी नागरी लिपि की दक्षिणी शैली है। नंदी नागरी में लिखित शिलालेख और पांडुलिपियां दक्षिण भारत के पश्चिम भाग में भी प्राप्त हुए हैं। इसी कारण नंदी नागरी को नागरी की दक्षिणी शैली भी कहते हैं। मध्वाचार्य की कुछ पांडुलिपियां नंदी नागरी में हैं। नागरी लिपि को नंदी नागरी भी कहते हैं, जो कि नागरी लिपि का दक्षिण भाग है, जिसमें मध्वाचार्य ने कुछ पांडुलिपियां लिखी थी। अगला प्रश्न है 46वां, भोजपुरी बोली का नाम किस गांव के आधार पर पड़ा? सही उत्तर है ए, भोजपुर के आधार पर। भोजपुरी बोली का नाम भोजपुर गांव के आधार पर पड़ा।
भोजपुरी को मल्लिका, काशिका, बनारसी आदि नामों से भी जाना जाता है। तो भोजपुरी बोली का नाम भोजपुर गांव के आधार पर पड़ा है। भोजपुरी के अनेक नाम हैं, मल्लिका, काशिका, बनारसी। भोजपुरी भाषा का नामकरण बिहार राज्य के आरा यानी शाहबाद जिले में स्थित भोजपुर नामक गांव के नाम पर हुआ है। मध्यकाल में इस स्थान को मध्य प्रदेश के उज्जैन से आए भोजवंशी परमार राजाओं ने बसाया था। उन्होंने अपनी इस राजधानी को अपने पूर्वज राजा भोज के नाम पर भोजपुर रखा था और भोजपुर क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को भोजपुरी कहते हैं। मागधी अपभ्रंश से विकसित बिहारी हिंदी में 3 प्रमुख बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। यानी मागधी अपभ्रंश है जिसकी एक उपभाषा है बिहारी और बिहारी की 3 बोलियां हैं, भोजपुरी, मगही, मैथिली। अगला प्रश्न पढ़ेंगे हम 47वां। पश्चिमी पहाड़ी किस उपभाषा के अंतर्गत आती है? इसका सही आंसर है पहाड़ी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। पश्चिमी पहाड़ी उपभाषा के अंतर्गत आती है। पहाड़ी उपभाषा खस या पैसाची अपभ्रंश दोनों से विकसित मानी जाती है। पहाड़ी उपभाषा से पश्चिमी पहाड़ी आती है। अगला प्रश्न है 48वां। किस भाषा को प्रारंभ में पिंगल नाम दिया गया? सही आंसर है ए, ब्रज भाषा को। ब्रज भाषा को पहले पिंगल कहते थे। पिंगल भाषा राजस्थानी मिश्रित ब्रज भाषा को कहा जाता है। पिंगल शैली में श्रृंगार प्रधान रचनाएं अधिक रची गई। डिंगल और पिंगल दोनों ही शैलियों के नाम में भाषाओं की नई पृथ्वीराज रासों की रचना डिंगल शैली में हुई थी। तो दोस्तों, पिंगल और डिंगल 2 शैली हैं। पिंगल शैली और डिंगल शैली दोनों अलग अलग हैं। पिंगल शैली राजस्थानी के साथ यदि ब्रज भाषा का प्रयोग किया जाता है तो उसको पिंगल कहते हैं। राजस्थानी भाषा के साथ ब्रज भाषा का प्रयोग पिंगल शैली कहलाता है। और दूसरी है डिंगल शैली। पृथ्वीराज रासों की रचना डिंगल शैली में हुई थी। 49वां प्रश्न है, भाषा का विशिष्ट ज्ञान कौन कराता है? सही आंसर है डी, भाषा विज्ञान। यदि भाषा विज्ञान का हम अध्ययन करेंगे तो भाषा का जो विशिष्ट यानी विशेष ज्ञान होता है वो हमारे पास होगा। तो भाषा का विशेष ज्ञान प्राप्त करने के लिए भाषा विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। भाषा का विशिष्ट ज्ञान भाषा विज्ञान कराता है। भाषा विज्ञान में भाषा की उत्पत्ति के बारे में जानकारी मिलती है। स्वरूप, विकास आदि का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा के मुख्य 4 तत्व होते हैं, ध्वनि, शब्द जिसे पद कहते हैं, वाक्य और अर्थ। तो भाषा के विशेष ज्ञान के लिए भाषा विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। और भाषा के मुख्य 4 तत्व होते हैं। पहला है ध्वनि, दूसरा है शब्द, और शब्द को वाक्य में प्रयोग में ले लिया जाता है तो उसको पद भी कहते हैं। तीसरा है वाक्य और चौथा तत्व है अर्थ। तो भाषा के मुख्य 4 तत्व हैं ध्वनि, शब्द या पद, वाक्य और अर्थ। 50वां प्रश्न है, भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री कहाँ से ग्रहण करता है? सही आंसर है बी, प्रचलित भाषा और साहित्य से। भाषा विज्ञान अध्ययन के लिए सामग्री प्रचलित भाषा तथा साहित्य से ग्रहण करता है। साहित्य और भाषा विज्ञान दोनों एक दूसरे के सहायक हैं। 51वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ी बोली किस प्रदेश में बोली जाती है? सही उत्तर है मध्य प्रदेश में। छत्तीसगढ़ी बोली मध्य प्रदेश में बोली जाती है। ये अर्धमागधी अपभ्रंश की उपभाषा पूर्वी हिंदी की बोली है। छत्तीसगढ़ी का अन्य नाम खलटाई तथा लरिया है। छत्तीसगढ़ी मध्य प्रदेश में बोली जाती है। वर्तमान समय में जो छत्तीसगढ़ का क्षेत्र है उसमें छत्तीसगढ़ी बोली जाती है। और ये अर्धमागधी अपभ्रंश की जो उपभाषा है पूर्वी हिंदी उसकी प्रमुख बोली है। और छत्तीसगढ़ी की अन्य नाम है खलटाई और लरिया। 52वां प्रश्न है, एक व्यक्ति द्वारा अपने भावों और विचारों को दूसरों के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु ध्वनि संकेत हेतु भाषा का प्रयोग क्या कहलाता है? सही आंसर है सी, मौखिक अभिव्यक्ति। यानी व्यक्ति अपने विचार या भाव बिना
वर्ण संकेत से यानी केवल ध्वनि के संकेत से प्रकट करता है। व्यक्ति जब अपने भावों या विचारों को ध्वनि के संकेतों से प्रकट करता है तो उसको मौखिक अभिव्यक्ति कहते हैं, और यदि लिख करके करता है तो उसको लिखित अभिव्यक्ति कहते हैं। मौखिक अभिव्यक्ति हेतु एक व्यक्ति अपने भावों को प्रकट करने के लिए ध्वनि संकेतों के रूप में भाषा का प्रयोग करता है। अगला प्रश्न है 53वां। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका कैसा अध्ययन करता है? तो कैसा अध्ययन करता है? वैज्ञानिक अध्ययन करता है। भाषा विज्ञान भाषा के अध्ययन की वह शाखा है जिसमें भाषा की उत्पत्ति तथा उसके विकास का वैज्ञानिक एवं विश्लेषणात्मक अध्ययन किया जाता है। भाषा विज्ञान भाषा को भाषा ही जानकर उसका वैज्ञानिक अध्ययन करता है। तो भाषा विज्ञान भाषा का वैज्ञानिक अध्ययन करता है, इसलिए किसी भी भाषा में पारंगतता के लिए भाषा विज्ञान का अध्ययन करना चाहिए। प्रश्न संख्या है 54। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी प्रयोग की दृष्टि से देश के राज्यों का कितनी श्रेणियों में बांटा जा सकता है? सही आंसर है डी 3। राजभाषा अधिनियम 1976 के अनुसार हिंदी भाषा की दृष्टि से देश के राज्यों को 3 श्रेणियों में बांटा गया है, जिन्हें क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग क्षेत्र के नाम से जानी जाती है। राजभाषा नियम 1963 पास किया गया था और राजभाषा अधिनियम 1976 में पारित किया गया था, और राजभाषा अधिनियम 1976 के आधार पर ही देश के सभी राज्यों को 3 भागों में बांटा गया है, क वर्ग, ख वर्ग और ग वर्ग। अगला प्रश्न है 55वां। हिंदी को राजभाषा घोषित करने वाले अहिंदी भाषी प्रस्ताव का नाम क्या था? सही आंसर है बी गोपाल स्वामी अयंगर। गोपाल स्वामी अयंगर भारतीय संविधान सभा के सदस्य थे। हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित करने के अहिंदी भाषी प्रस्ताव के रूप में गोपाल स्वामी अयंगर का मुख्य योगदान था। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा की मान्यता 14 सितंबर 1949 ईस्वी को दी गई। तो दोस्तों, हिंदी को राष्ट्रभाषा घोषित कराने वाले व्यक्ति थे जिनका नाम था गोपाल स्वामी अयंगर, जो कि हिंदी भाषा से संबंधित नहीं थे, अहिंदी भाषी क्षेत्र से आते थे, लेकिन फिर भी उन्होंने हिंदी को राजभाषा घोषित कराने के लिए प्रस्ताव पेश किया था, जो कि संविधान सभा के सदस्य भी थे। तो संविधान सभा के द्वारा हिंदी को राजभाषा की मान्यता दी गई कब? 14 सितंबर 1949 ईस्वी में। इसी कारण से इसीलिए 14 सितंबर को हिंदी राजभाषा दिवस से मनाया जाता है। 56वां प्रश्न है 1937 में वर्धा महाराष्ट्र में है, अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन का आयोजन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? सही आंसर है ए महात्मा गांधी जी की अध्यक्षता में। 22-23 अक्टूबर 1937 ईस्वी में वर्धा महाराष्ट्र में अखिल भारतीय शैक्षिक सम्मेलन महात्मा गांधी की अध्यक्षता में आयोजित हुआ। इसे वर्धा योजना के नाम से भी जाना जाता है। तो वर्धा योजना भाषा से संबंधित थी, जो कि महाराष्ट्र में एक सम्मेलन बुलाया गया था। महात्मा गांधी उसके अध्यक्ष थे। 57वां प्रश्न है हिंदी के विषय में भारतीय संविधान में क्या लिखा है? सही आंसर है सी हिंदी राजभाषा है। हिंदी राष्ट्रभाषा नहीं है, हिंदी राजभाषा है। भारत के संविधान में हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। 14 सितंबर 1949 ईस्वी को इसकी मान्यता प्रदान की गई। भारतीय संविधान की भाग 17 में अनुच्छेद 343 से 351 तक राजभाषा का संविधान में प्रावधान किया गया है। तो हिंदी को संविधान में राष्ट्रभाषा नहीं माना गया है, राजभाषा का दर्जा दिया गया है। 14 सितंबर 1949 को मान्यता दी गई, इसीलिए 14 सितंबर को प्रतिवर्ष राजभाषा दिवस मनाया जाता है। हिंदी राजभाषा का वर्णन भारतीय संविधान की भाग 17 में किया गया है। अनुच्छेद 343 से 351 तक किया गया है 8वीं अनुसूची में। 58वां प्रश्न है प्राचीन भारतीय सिक्कों पर कौन सी लिपि अंकित है? सही आंसर है डी ब्राह्मी लिपि। प्राचीन भारतीय सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि अंकित है। ब्राह्मी लिपि तमिलनाडु और श्रीलंका में 6वीं सदी ईसा पूर्व में विद्यमान थी। अशोक के शिलालेखों में ब्राह्मी लिपि का व्यापक प्रयोग हुआ है।
तो पुराने सिक्कों पर ब्राह्मी लिपि का प्रयोग हुआ था और अशोक के कुछ शिलालेख हैं उनके ऊपर भी ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया गया है। अगला प्रश्न है 59वां, अक्षर पर शिरोरेखा लगाने का अनुमोदन किस समिति द्वारा किया गया था? बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है जिसका सही आंसर है सी, देवनागरी सुधार समिति। देवनागरी सुधार समिति। सन 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि सुधार समिति का गठन किया जिसके अध्यक्ष आचार्य नरेंद्र देव थे। इस समिति ने अक्षर पर शिरोरेखा लगाने की सलाह दी थी। यानी अक्षरों को जब शब्द के रूप में लिखा जाता है तो पर शिरोरेखा खींची जाती है। इसकी सबसे पहले सलाह किसने दी थी? तो 1947 में उत्तर प्रदेश सरकार ने देवनागरी लिपि के लिए सुधार समिति का गठन किया था जिसके अध्यक्ष नरेंद्र देव थे। अगला प्रश्न है 60वां, हिंदी भाषा की लिपि भारतीय संविधान में किसे स्वीकार किया गया है? सही आंसर है देवनागरी लिपि को। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 343 में कहा गया है कि संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी होगी तथा भारतीय अंकों का रूप अंतर्राष्ट्रीय रूप होगा, अतः विकल्प ए सही है। प्रश्न संख्या है 61, निम्नलिखित में से देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है तो मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता ये विशेषता नहीं है। सी गलत है। देवनागरी लिपि की विशेषता है स्वरों और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम, सही है। प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह, सही है। सुंदर और सुगठित लिखावट, ये भी सही है। मात्राओं के प्रयोग में एक रूपता देवनागरी लिपि की विशेषता नहीं है। देवनागरी लिपि में केवल ए को छोड़कर सभी स्वरों की ह्रस्व दीर्घ मात्राएं उपलब्ध हैं। व्यंजनों के साथ जोड़कर इन मात्राओं का प्रयोग किया जाता है। देवनागरी लिपि की कुछ प्रमुख विशेषताएं, पहली है स्वर और व्यंजनों का वैज्ञानिक क्रम। दूसरी विशेषता है प्रत्येक ध्वनि के लिए अलग चिन्ह। तीसरी विशेषता है सुंदर और सुगठित लिखावट। चौथी विशेषता है शिरोरेखा के कारण वर्ण व शब्दों के बीच अंतर स्पष्टीकरण, यानी अंतर स्पष्ट हो जाता है। और पांचवी विशेषता है देवनागरी लिपि वर्णात्मक है, यानी वर्णात्मक है। अगला प्रश्न है 62वां। अगला प्रश्न है 62वां, उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली कौन सी है? सही आंसर है ए मेवाती। उत्तरी पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली मेवाती है। उत्तर पूर्वी राजस्थानी की प्रमुख बोली मेवाती है। शेष विकल्पों के अन्य कथन गलत हैं। राजस्थानी हिंदी उपभाषा के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं जिसमें पहली है मारवाड़ी, दूसरी है मेवाती, तीसरी है मालवी, चौथी है जयपुरी जिसको ढूंढाड़ी या फिर हाड़ौती भी कहते हैं। मेवाती की एक मिश्रित उपबोली भी है जिसको अहिरवाटी कहते हैं, जो गुड़गांव, दिल्ली, करनाल के पश्चिमी क्षेत्र आदि में बोली जाती है। तो उत्तरी पूर्वी राजस्थान में जो बोली जाती है उसे मेवाती कहते हैं। और मेवाती की एक उपबोली है जिसको अहिरवाटी भी कहते हैं। अगला प्रश्न है 64वां, ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से नहीं जाना जाता है। किस नाम से नहीं जाना जाता है? 63वां प्रश्न है 63वां प्रश्न है ढूंढाड़ी बोली को इस नाम से नहीं जाना जाता है। तो अहिरवाटी के नाम से नहीं जाना जाता है। ढूंढाड़ी जो जयपुर में बोली जाती है जिसको ढूंढाड़ी भी कहते हैं, जयपुरी भी कहते हैं, उसको अहिरवाटी नाम नहीं है। ढूंढाड़ी बोली के नाम है जयपुरी बोली, जहाड़साई बोली, काई कुई की बोली। यानी ढूंढाड़ी बोली के 3 अन्य और नाम है जयपुरी बोली, जहाड़साई बोली और काई कुई की बोली। ढूंढाड़ी बोली को अहिरवाटी बोली के नाम से नहीं जाना जाता है, बल्कि अहिरवाटी बोली मेवाती की एक मिश्रित उपबोली है। विकल्प में अन्य कथन सत्य हैं। जयपुर का पुराना नाम ढूंढाड़ है, इस कारण इसे जयपुरी भी कहते हैं और इसे ही ढूंढाड़ी भी कहते हैं। तोरावाटी, कांगड़ा, चौरासी, अजमेरी, हाड़ौती, जयपुरी की उपबोलियां हैं।
ढूंढाड़ी बोली को जयपुरी बोली, जाटसाई बोली, काई कुई की बोली के नाम से जाना जाता है। तो जयपुरी जो बोली है इसकी कुछ उपबोलियाँ भी हैं, जैसे तोरावटी, कांगड़ा, चौरासी, अजमेरी, हाड़ौती, ये जयपुरी की बोलियाँ हैं। जयपुरी को ढूंढाड़ी कहते हैं, जाटसाई कहते हैं, काई कुई बोली भी कहते हैं। जयपुरी बोली किशनगढ़, अलवर के अधिकांश भाग, अजमेर और मेवात के उत्तर पूर्वी भाग, टोंक, दौसा जिलों में बोली जाती है। तो दोस्तों ये हमने इस दूसरे वीडियो में 63 प्रश्नों तक पढ़ा, उनका विश्लेषण पढ़ा। वीडियो आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करके अवश्य बताएं। थैंक्स।